बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे एमएफए के किताब में एक चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट का। उसमें एक मुकम्मल फ्रेमवर्क, एक मॉडल डिस्कस हुआ है। लेकिन सर वो डिस्कस करने से पहले हम ज़रा बेसिक बातें कर लें कि रिस्क क्या है, उसको मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी बाकी के प्रोसेस की तरह रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस भी ज़रूरी है। जैसे हमारा एक सेल्स प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, परचेस प्रोसेस है, इसी तरह सर हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो भी बाकियों की तरह इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर रिस्क रिस्क है क्या सर। देखिए, रिस्क वो फैक्टर है जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोकता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे सर, मैं एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। एआरटीटी बड़ा ज़बरदस्त कॉलेज चल रहा है। एआरटीटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है सर? कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए जिसमें हम फेल हो जाए। सर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हमसे नाराज़ हो जाएं। सर कंपेटिटर हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे। ठीक है जी। कंपेटिटर कोई ऐसी चीज़ ला के बच्चों को दे दे जो हमारे पास ना हो। ठीक है, हमारे पास सर वक्त से जो है वो टीचर्स को देने के पैसे अवेलेबल ना हो। ये हैं सारे रिस्क। ठीक है जी। जो क्या कर सकते हैं सर, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग अ नंबर वन कॉलेज इन पाकिस्तान, वो डेट्रीमेंटल, वो उसको उसको डिटेरिएट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं। तो रिस्क वो चीज़ है सर जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक जाने से रोके। ठीक है जी। तो याद रखिए कि सर एक बिजनेस जो है ना वो बहुत सारे रिस्क के सामने एक्सपोज होता है। तो हमें क्या चाहिए सर? एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ताकि हम उन रिस्क को मिटिगेट कर सकें, मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें, पास कर सकें। आप आगे जाके पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम रिस्क के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर जब आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए, एक आपके हाजिर रिस्क हैं जो आपके करंट सिनेरियो में, ठीक है। लेकिन आपका प्लान है कि अगले 10 साल में आपने कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, कई सारे वेंचर्स खोलने हैं। तो सर मैंने आज से अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को ऐसे बनाना है कि जब वो नए रिस्क आए उनमें, तो सर हम उसके लिए ऑलरेडी तैयार। तो सर ना सिर्फ हमने करंट रिस्क को हैंडल करना है, बट वो रिस्क जो एंटिटी फोरसी कर रही है फ्यूचर में, सर उनको भी हमने एड्रेस करने के लिए अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है जी। तो सर मैंने यहाँ 3 बातें आपसे की। रिस्क वो चीज़ें जो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट में हर्डल क्रिएट करेंगी, हमने इनको मैनेज करना है सर। ठीक है जी। ना सिर्फ करंट रिस्क को हमने मैनेज करना है, बल्कि हमने उन सारे रिस्क को मैनेज करना है जो हमें लग रहा है कि एंटिसिपेट करें हम, जो फ्यूचर में आने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। एक ऑर्गेनाइजेशन जनरली अपना रिस्क कैसे मैनेज करती है सर? एक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है जी। एक प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जनरल प्रोसेस है, ऑफ द शेल्फ प्रोसेस है। हमने आगे डिटेल में स्पेसिफिक प्रोसेस पढ़ना है जो आपकी किताब में। मैं छोटा सा एक प्रोसेस डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो एक छोटी स्केल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है रिस्क असेस करने के लिए और रिस्क मैनेज करने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कंपनी चलाने की। तो जब बोर्ड कंपनी चला रहा है सर, तो बोर्ड की ना बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जैसे एक कमेटी, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम क्या है? बोर्ड के 3-4 मेंबर एक कमेटी बना लेते हैं, ऑडिट कमेटी। जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होते हैं, ऑडिट हो रहे होते हैं, तो सारे मैटर्स वो 3-4 लोग देखते हैं। एचआर कमेटी, लोगों की रेम्यूनरेशन, लोगों की हायरिंग, लोगों की ट्रेनिंग, लोगों की फायरिंग, लोगों के सारे मामलात जो इंसानी मामलात हैं, कंपनी में कौन मैनेज करेगा? बोर्ड की एचआर कमेटी देखेगी। ठीक है जी। मैनेजमेंट बोर्ड की एचआर कमेटी को रिपोर्ट करेगी। इसी तरह हमारे पास बोर्ड की एक कमेटी होती है, रिस्क कमेटी। इस रिस्क कमेटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है वो देख रहे होते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कि कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। इन लोगों के अलावा, ठीक है जी, इस रिस्क कमेटी के अंदर ना सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं। ठीक है जी। सारे डिपार्टमेंट्स के हेड इसमें डाल देते हैं। क्यों? ताकि सर जितने लोग इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट जो सर्विसेज दे रहे हैं हम, डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स जो हम बेच रहे हैं, हमारे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं, उन तमाम के हेड्स को हम साथ बिठाएंगे और हम कहेंगे कि बताओ व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या बुरा हो सकता है हमारे साथ, वो हमारे लिए रिस्क है। तो सर रिस्क कमेटी में जितने डाइवर्सिफाइड लोग होंगे उतना बेहतर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी। अच्छा जी। इस रिस्क कमेटी का काम क्या है सर? ये रिस्क कमेटी सर जोड़ेगी, बैठेगी और रिस्क आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है जी। रिस्क आइडेंटिफाई करेगी कैसे? एक कमेटी की मीटिंग होगी सर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या बुरा हो सकता है।
सेल्स वाले से पूछेंगे हाँ भाई आप बताएं क्या क्या बुरा हो सकता है। सर कस्टमर डिसग्रंटल हो जाए, कस्टमर की डिमांड ऐसी बढ़े, वो फीचर्स मांगे प्रोडक्ट में जो मौजूद नहीं है। सर हम कस्टमर को वक्त पे सामान ना बेच सकें, ये रिस्क है हमारे पास। सर कस्टमर को लो प्राइस प्रोडक्ट्स बाहर से मिल रही हूँ, हम उसको महंगा बेच रहे हो। मैं प्रोडक्शन वाले से पूछूंगा आपको क्या लगता है क्या रिस्क है। सर ऐसा रॉ मटेरियल आ जाए जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाए, अल्टीमेटली जब कस्टमर के पास जाए तो क्वालिटी इशूज़ आना शुरू हो जाएँ। सर प्रोडक्शन के अंदर जो है वो डिले आना शुरू हो जाएँ, सर लेबर रिस्पॉन्ड ना करे प्रॉपर्ली, सर मशीन्स ख़राब हो जाएँ। सर हर बंदा अपने हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई करेगा। रिस्क का मतलब है व्हाट कैन गो रॉन्ग, ठीक है जी। हम उनको क्या करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है जी। बिजनेस रिस्क वो रिस्क है जो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से रोकेगा। ना हमने सिर्फ करंट रिस्क देखना है बल्कि फ्यूचर रिस्क भी देखना है। हम सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उनको प्रायोरिटाइज करेंगे कि इनमें से कौन सा रिस्क हाई और कौन सा लो रिस्क है, ठीक है जी। यानी सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब अगर ये काम हो गया तो कंपनी के लिए ये इतना डेट्रीमेंटल साबित होगा कि बिजनेस ही बंद हो जाएगा। और लो या इनसिग्निफिकेंट रिस्क वो रिस्क है जिनको एलिमिनेट ना भी किया जाए तो कंपनी को कोई खातर ख्वाह बड़ा नुकसान नहीं देते, ठीक है जी। सर जब हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं रिस्क को देन फिर हम उसको मैनेज करना शुरू करते हैं। और सर प्रायोरिटी का मतलब ये कि आप उसको ना सिर्फ इस तरह प्रायोरिटाइज करें कि वो सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है, बस हम उसमें ये भी देखते हैं कि कौन सा रिस्क इमीडिएट है और कौन सा देर से आएगा। तो इमीडिएट वाले को हमने ज़्यादा ध्यान देना होता है और जो देर से आएगा उसको हमने कंपैरेटिवली थोड़ा सा हम उसको रिलैक्स होकर भी ध्यान दे सकते हैं। फिर हमारे पास आता है जनाब कंट्रोलिंग ऑफ रिस्क। आप पॉलिसीज बनाएं, आप स्ट्रेटजीज बनाएं, आप रिस्क को कंट्रोल करें उनको जो कि सिग्निफिकेंट नेचर के, ठीक है जी। फिर जनाब हम ड्यूटीज लगाएंगे लोगों की कि भाई तुमने ये इन्फॉर्मेशन देनी है, सेल्स वाले भाई तुमने हर साल ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि कितने यूनिट्स आपने बेचे, किस प्रोडक्ट के बेचे, आपके कस्टमर्स की क्लासिफिकेशन क्या थी, आपके कॉर्पोरेट कस्टमर्स कितने थे, आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स कितने थे, ओवर द पीरियड उनमें कितनी कमी आई, कितनी ज्यादती आई, ट्रेंड क्या रहा, कंप्लेंट्स किस किस्म की हैं, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर कंप्लेंट्स आ रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो कंपेटर के साथ जो है वो अच्छा मुकाबला कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में कंपेटर के साथ अच्छा मुकाबला नहीं कर रही है। प्रोडक्शन वाले भाई कितने यूनिट्स वेस्ट हुए ओवर द पीरियड, सर हमारे पास लेबर का प्रोडक्टिविटी रेशियो क्या है, सर हमारे पास मटेरियल का वेस्टेज रेट क्या है, सर हमारे पास एक यूनिट बनाने का टाइम क्या है, वो ओवर द पीरियड बढ़ा है या कम हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी प्रोडक्ट के अंदर बढ़ी है या कम हुई। ये सारे रिस्क, ये सारे डाटा ये हमने लोगों से लेने हैं और फिर स्ट्रेटजीज बना के लोगों को देनी है। तो जो कम्युनिकेशन होगी रिस्क कमेटी तक सारी चीज़ें आएँ और रिस्क कमेटी फिर जो चीज़ें इंप्लीमेंट करवाने, जो स्टेप्स इंप्लीमेंट करवाने वो लोगों को बताएं। तो सर ये कम्युनिकेशन कैसे होगी। सर ये कम्युनिकेशन होगी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है जी। तो सर सीधी सी बात है, सर आपने कम्युनिकेट करने रिस्क कमेटी को बताना है और कमेटी क्या करेगी उसके अगेंस्ट आपको स्ट्रेटजी बताएगी। तो कम्युनिकेशन और फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द स्टाफ, ठीक है जी, इट्स इंस्ट्रूमेंटल इन मैनेजिंग रिस्क, ठीक है जी। फिर अगेन आपने करना क्या है सर, मॉनिटर करना है सर रिस्क को, पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने का मतलब ये कि सर आपने जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो आप चेक करते रहें कि वो कंटिन्यूसली इफेक्टिव हैं या नहीं हैं, ठीक है जी। जो रिस्क आपने असेस किए थे कि जी ये रिस्क हैं और हमने इनको मैनेज करना है, क्या वो रिस्क प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है जी। जैसे आपने प्लान किया था, आपका वेस्टेज कम हुआ या नहीं हुआ, आपके कस्टमर की कंप्लेंट्स कम हुई या नहीं हुई, ठीक है जी। आपकी नॉन कंप्लायंसेज लीगल कम हुई या नहीं हुई, ठीक है जी। आप ये देखते रहें। और सर अगर कोई अमेंडमेंट चाहिए, कंट्रोल्स में अमेंडमेंट चाहिए तो आप अभी देख लें सर, पॉलिसीज़ और कंट्रोल्स में अमेंडमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर कोई कंट्रोल या पॉलिसी सही परफॉर्म नहीं कर रहा, आप इसको यहाँ इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग स्टेज के ऊपर करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा सर एक छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट सेटअप है जो हम यूज़ करेंगे इसके लिए, कंट्रोल्स के लिए, ठीक है। कंट्रोल का मतलब है आप रिस्क को कंट्रोल कैसे करोगे, रिस्क को मतलब ट्रीट कैसे करोगे, ठीक है जी। देखिए सर इसके अंदर दो चीज़ें, एक है प्रॉबिलिटी। प्रॉबिलिटी का मतलब है चांसेस ऑफ अकरेंस, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है जी। और फिर हमारे पास है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कम भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट हाई भी हो सकता है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें तो अप फ्रंट डिसाइड कर लें कि एक ऐसी चीज़ जिसके चांसेस भी होने के ज़्यादा हैं और इफेक्ट उसका इंतहाई मटीरियल होगा, यार ऐसे से तो, ऐसी एक्टिविटीज़ से तो जान छुड़ाएं। ऐसी एक्टिविटीज़ में तो घुसे ही ना। हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे थे फार्मा सेक्टर में, हमें पता चला जी फार्मा सेक्टर के अक्सर बेशतर इस रंग व नस्ल के प्रोजेक्ट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। चांसेस ऑफ अकरेंस भी ज़्यादा, और अगर फेल हो गए ना करोड़ों रुपए लेके डूबेगा।
तो ना करो भाई ऐसा काम, अवॉइड करो, इन एक्टिविटीज़ में ही ना घुसो। जब नहीं घुसोगे तो रिस्क के अगेंस्ट एक्सपोजर भी नहीं आएगा। ठीक है जी। सर एक ऐसा रिस्क है जिसका जो है वो चांसेस ऑफ अकरेंस भी कम, इम्पैक्ट भी कम, तो इसको एक्सेप्ट कर लो, इसके अगेंस्ट कोई कंट्रोल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर सर चांसेस ऑफ अकरेंस कम है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा है, कम होता है, कभी कभार होता है, जैसे जलजला आएगा तो सर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, सैलाब आ गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, चोरी हो गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, होती नहीं है आमतौर पर, लेकिन अगर हो गई तो बड़ा बुरा उसका होगा, इसको आप ट्रांसफ़र कर दें, यानी किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे दें ये रिस्क। ठीक है जी। किसी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दें, पास ऑन कर दें, 70-80% रिस्क उनको दे दें। ठीक है जी। तो जिसका इम्पैक्ट बड़ा है, आने के चांसेस कम है, लोग आपसे ये रिस्क ले भी लेंगे कुछ प्रीमियम के अगेंस्ट। लेकिन अगर एक ऐसा ऐसा मामला है सर जिसमें प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, तो बार बार ये होगा, बार बार होता है, बार बार होता है, इम्पैक्ट कम है, लेकिन सर बार बार होने की वजह से इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली मटीरियल हो जाएगा, तो आप ऐसे रिस्क के लिए कंट्रोल्स लगाएं ताकि इनकी अकरेंस की प्रॉबिलिटी कम हो जाए। ठीक है जी। अब सर कहाँ आपने अवॉइड करना है, कहाँ आपने कंट्रोल्स लगाने हैं, कहाँ आपने रिस्क ट्रांसफ़र करना है, कहाँ आपने एक्सेप्ट करना है, जब आपका सर प्रॉबिलिटी और इम्पैक्ट दोनों लो हो तो आपने क्या करना है सर, रिस्क एक्सेप्ट कर लेना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर प्रॉबिलिटी कम है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, चोरी हो सकती है सर, सैलाब आ सकता है, आउटसोर्स कर दें सर, रिस्क को किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे दें। ठीक है जी। सर जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट कम है, तो सर हाई प्रोबेबिलिटी मीन्स दैट रिस्क माइट कम अप फ्रीक्वेंटली, तो आप एक काम करें, अच्छे कंट्रोल्स लगा के इसके अकरेंस को कम कर दें। ठीक है। फिर सर हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई रिस्क है, यार ऐसी चीज़ों को तो अवॉइड ही करो तो बेहतर है, ऐसा जी। अच्छा जी, एक कंपनी कितना रिस्क ले सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं रिस्क एपेटाइट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान में रख लें, आगे काम आएगा। ठीक है जी। अब तक मैं आपसे क्या क्या डिस्कस कर चुका हूँ, रिस्क है क्या, किन रिस्क को आपने हैच करना है, करंट इवन फ्यूचर रिस्क को भी आपने हैच करना है। ठीक है जी। फिर मैंने एक जनरल प्रोसीजर डिस्कस किया कि आप एक रिस्क कमेटी बनाएंगे, नॉन एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होंगे, उसमें एचओडीज होंगे, आप बैठ के रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, सिग्निफिकेंट कौन सा है, इनसिग्निफिकेंट कौन सा है, इमीडिएट कौन सा है, डेफर्ड कौन सा है। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप उसको कंट्रोल करोगे, कंट्रोल का मतलब इस मैट्रिक्स की बात हो रही है, ट्रीट करोगे आप उसको। ठीक है जी। फिर सर सीधी सी बात है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी कि उन्होंने डाटा कम्युनिकेट करना है कमेटी को, कमेटी ने स्ट्रेटजीज कम्युनिकेट करनी है स्टाफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मॉनिटरिंग में आप 3 एस्पेक्ट देखोगे, कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं, जिस तरीके से रिस्क को मैनेज करना चाहिए था, जैसे रिस्क था क्या वैसे रिस्क मैनेज हुआ या नहीं हुआ। और सर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है जी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं, अगर उनमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है, कंट्रोल में कोई चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ रिस्क पहले हम ट्रांसफ़र कर रहे थे उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, कुछ हम अवॉइड कर रहे थे उनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें भी आप मॉनिटरिंग स्टेज के ऊपर देखोगे। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा एक रिस्क मैट्रिक्स कि सर वो रिस्क जिनके चांसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं और है भी मटीरियल नेचर के, ऐसे कि बेड़ा गर्क कर दें, अवॉइड करें सर उनको। सर जिनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं पर इम्पैक्ट मटीरियल नहीं है लेकिन होंगे बार बार तो मटीरियल इम्पैक्ट आ सकता है, उनके लिए कंट्रोल्स लगा दें, रिड्यूस करने की कोशिश करें उनकी लाइक्लीहुड को। सर अगर ऐसे रिस्क हैं सर जिनका इम्पैक्ट बहुत मटीरियल है लेकिन होने के चांसेस कम है, आप कोशिश करेंगे किसी इंश्योरेंस कंपनी के मत्थे मार दें। ठीक है जी। और अगर सर इम्पैक्ट भी कम है, आने के चांसेस भी कम है, तो सर फिर ऐसे रिस्क को एक्सेप्ट करने में कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। आप ही क्या तो कोई मसले वाली बात नहीं है, देख लेंगे। रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क एब्जॉर्ब कर सकते हो, यानी कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है जी। सर 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है एक कंपनी की रिस्क एपेटाइट, उसके लॉस या रिस्क एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। नंबर 1 उसका एटीट्यूड रिस्क की तरफ। एक नई कंपनी होगी, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना चाहेगी, तो नई कंपनी रिस्क अवर्स नहीं होती, रिस्क सीकिंग होती है। ठीक है जी। एक पुरानी कंपनी है, मैच्योर्ड है, उसके ऑपरेशन सेटल्ड है, वो रिस्क अवर्स होगी, वो किसी ऐसे वेंचर में हाथ नहीं डालेगी जहाँ उससे कमाया हुआ पैसा लूज हो जाए। ठीक है जी। तो आपने ये चेक करना है सर कि कंपनी रिस्क सीक कर रही है या अवर्स है। नई कंपनी जनरली रिस्क सीकिंग होती है, पुरानी कंपनी जनरली रिस्क अवर्स होती है। नंबर 2 रिसोर्सेज, आपके पास अगर रिसोर्सेज का पलंदा है, ठीक ठाक रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो याद रखिएगा सर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप लॉस बर्दाश्त कर सकेंगे, आप ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे। ठीक है जी। आप नए वेंचर्स में जाने में प्रेफर करेंगे, आप कहेंगे ठीक है यार पैसे लूज हो जाए तब भी हमारे पास बहुत है। लेकिन अगर मेरे पास एक लो रिसोर्स बेस है तो फिर मुझसे आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं बड़े हीरोइक्स वाले को काम करूंगा, नहीं सर, आई वुड प्रेफर टू बी अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। ठीक है जी। फिर मैं रिस्क कमेटी के बारे में बात की थी कि सर रिस्क कमेटी मेनली बोर्ड मेंबर्स से बनती है। ठीक है, जिसमें नॉन एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स दोनों होते हैं और की मैनेजमेंट स्टाफ होता है इसके अंदर, ताकि
सारे के सारे मामला जो है वो जो उनको पता है कि कहाँ से रिस्क आ रहा है और कैसे कैसे उसको मिटिगेट किया जा सकता है, वो कमेटी के सामने रख सकें। मेन रोल्स में बात कर रहे थे सर, मेन रोल कमेटी का ये कि जनाब ये सारी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी को सुपरवाइज करेगी, ठीक है जी। ये कमेटी रिपोर्ट करेगी बोर्ड को, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऊपर वाले 5 स्टेप्स हैं: आइडेंटिफिकेशन, एवेल्यूएशन एंड देन कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड देन कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसीज टू दी स्टाफ, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है जी। ये वही बातें जो हम ऊपर करके आ रहे हैं, ठीक है जी। सर अगेन रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेड कैसे किया जाएगा, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी सुन लें सर। देखिए रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बाकी प्रोसेस की तरह, लेकिन डिफरेंट है। ये डिफरेंट इन द सेंस ये कि इसको एक प्रोसेस ना समझें, हर प्रोसेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को एम्बेड करें। हर प्रोसेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को एम्बेड करने का मतलब है जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है वो सोचे इस तरह कि यार क्या मेरी हरकत की वजह से, मेरी टीम की हरकत की वजह से सर कंपनी को नुकसान हो सकता है, कंपनी को कहाँ नुकसान हो सकता है। यानी एक रिस्क बेस्ड थिंकिंग डेवलप करें सर लोगों में, हर एक प्रोसेस में रिस्क एम्बेड करें, ठीक है जी। सेल्स वाला अपने रिस्क मैनेज करे, प्रोडक्शन वाला अपने रिस्क मैनेज करे, परचेज वाला अपने रिस्क मैनेज करे, एचआर वाला अपने रिस्क मैनेज करे, एडमिन वाला अपने रिस्क मैनेज करे, फाइनेंस वाला अपने रिस्क मैनेज करे, तो ओवरऑल कंपनी का रिस्क मैनेज हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है जी। डोंट ट्रीट रिस्क मैनेजमेंट एज अ सेपरेट प्रोसेस, एम्बेड दिस प्रोसेस इन एवरी प्रोसेस, ऑटोमेटिकली सर कंपनी के सारे रिस्क जो है वो हैज हो जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज शुड नॉट बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट टास्क, instead it should be incorporated in every activity of the organization. The risk management process should be embedded in the culture of the organization. हर एक बंदे की थिंकिंग ऐसे डेवलप कराएं कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, मेरी ज़ात से क्या क्या नुकसान हो सकता है, कौन कौन से नुकसान ऐसे जो मैं बचा के दे सकता हूँ कंपनी को, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि सर जितना ज़्यादा कल्चर के अंदर आप इसको एम्बेड करेंगे, लोगों की थिंकिंग ऐसे डेवलप करवाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ सर एक अच्छा ज़बरदस्त परवान चढ़ेगा, ठीक है जी। The risk management process should be embedded in the culture of the organization so that every employee think what risk organization face, ये face है, ठीक है जी, due to his activity or domain and how organization should respond to it. Each and every organization should be a part of the risk management process. इस तरह अगर आप कल्चर में डाल देंगे, हर एक बंदा जो है वो रिस्क अवर्स होगा, हर एक बंदा रिस्क अवर्स नहीं होगा, ये गलत क्या वर्ड इस्तेमाल कर दिए, हर एक बंदा रिस्क को मॉनिटर करेगा, इवेल्युएट करेगा, और सर जब अपना कोई काम करेगा ना तो ध्यान में रखेगा कि इससे कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। द एंटायर कल्चर बिकम्स द रिस्क अवेयर, ठीक है जी, रिस्क अवेयर, ठीक है, अवर्स नहीं है, रिस्क अवेयर है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर, ये पहला लेक्चर था, आप इसको देखिए, ठीक है जी। इसमें प्रोसेस, फ्रेमवर्क और एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आगे की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।